माय नेम इज शिवम सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी फीड। आज का टॉपिक्स है, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज़ की जो स्क्रीन पर दिखती नहीं थी लेकिन पूरे भारत को महसूस होती थी। वो आवाज़ है और उस आवाज़ का नाम है और उस आवाज़ को पहचान दिया उस शख्सियत का नाम है आशा भोसले जी। आशा भोसले जी का निधन 92 साल की उम्र में हो गया। एक ऐसी शख्सियत जो अपने आवाज़ से लोगों को मुग्ध कर देती थी, जो अपने ऐसे आवाज़ से लोगों को दीवाना बना देती थी, वो आवाज़ अब हमारे बीच में नहीं रही है। यूपीएससी के नज़रिए से और कल्चर वैल्यू के नज़रिए से देखा जाए तो ये टॉपिक्स मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स में या क्यों समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक टर्म्स है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर प्रिंट हुआ था, दैट इज प्लेबैक सिंगिंग। तो आशा भोसले जी जो है प्लेबैक सिंगिंग के लिए जाने जाती थी और यहीं से प्लेबैक सिंगिंग का इवोल्यूशन हुआ इंडिया में, है ना। बिफोर मूविंग अहेड आप यूपीएससी फीड के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे जितने भी न्यूज़ लेटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो आपके पास पहुँचते रहेंगे। ठीक, अगर मेरा कंटेंट अच्छा भी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो what were the topics today that was printed in Indian Express, that is आशा भोसले, how she was made by and remade playback singing, है ना। तो एक कोट है, मैंने उनके लिए लिखा है, स्क्रीन पर चेहरा बदलता रहा लेकिन आवाज़ हमेशा अमर रही। ये मैं आशा भोसले जी को डेडिकेट करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये आशा भोसले जी ने प्लेबैक सिंगिंग का इवोल्यूशन दिया, एक जन्म दिया, वो प्लेबैक सिंगिंग होता क्या है ना। तो देखो प्लेबैक सिंगिंग जो है, पहले ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि कल्चर इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड हाउ मीडिया इवॉल्व डे बाई डे। तो दी थ्री टॉपिक्स जो है यहाँ से मिक्स हो सकता है, हमें एक क्वेश्चन देखने को मिले। जेंडर्स का क्या रोल है सिनेमा के अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कल्चरल आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट हुई, ये तीनों टॉपिक्स के लिए जो है प्लेबैक सिंगिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज प्लेबैक सिंगिंग इन सिंपल लैंग्वेज। प्लेबैक सिंगिंग में सिंगर अलग होता है और एक्टर अलग होता है। ठीक, इन सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में अगर समझे तो प्लेबैक सिंगिंग में क्या होता है, सिंगर अलग होगा, एक्टर अलग होगा। सिंगर क्या करेगा, सॉन्ग को परफॉर्म करेगा, गाएगा, और एक्टर क्या करेगा, लिप सिंगिंग करेगा। मतलब सिंगर जो भी गाना गाए रहेगा, एक्टर हूबहू उसी गाने की नकल करेगा, गाएगा नहीं एक्चुअल में, पर आपको ऐसे लगेगा कि एक्टर गा रहा है, मतलब होठ उसी बोल के हिसाब से वो अपना चला रहा होगा। ठीक, वो एक्टर आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखता रहेगा। तो इंडिया में जो है ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट बन गया, जबकि पूरी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में ये जो है कॉमन नहीं है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि एक्टर क्या हो गए, फ्री हो गए एक्टिंग के लिए, प्योर एक्टिंग के लिए वो फ्री हो गए, डांसिंग के लिए फ्री हो गए, जो भी अदर चीज़ें परफॉर्म करनी थी वो एक्टर के प्योर हिस्से में आ गया। और यहाँ से क्या हुआ, प्रोफेशनल सिंगर्स भी आए और उन्होंने क्या किया, सॉन्ग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, है ना। मूवीज कई इंडिया में ऐसी मूवीज है जब भी लॉन्च होती है या उनका मूवीज हमारे मतलब रिलीज होती है, उससे पहले सॉन्ग रिलीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सिंगर्स के उस सॉन्ग के बेस पे लोग जो है कई बार मूवी को देखने चले जाते हैं, है ना। और कई बार हम क्या करते हैं, एक्टर्स की एक्टिंग को देखने चले जाते हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स, ये दोनों के सेपरेशन ने जो है ये एडवांटेज आया कहाँ से, प्लेबैक सिंगिंग से। अब थोड़ी हिस्ट्री में आते हैं। देखो अर्ली 1930s में क्या होता था, 1930 और 40 की बात करें, उस टाइम सॉन्ग रिकॉर्डिंग जो है लाइव होता था, लोगों के पास लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट होते थे, है ना। सीन बहुत स्टैटिक होता था, लाइक जैसे क्लासिकल कंसर्ट। फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है 1940 में, यहाँ से पूरे के पूरा जो है सिनेमा जो है उसका एक सिनेमैटिक शिफ्ट देखने को मिलता है ना। ये आप याद रखना कि यहाँ से सिनेमैटिक शिफ्ट आपको देखने मिलेगा कब, अर्ली 1940 से। हुआ क्या कि सॉन्ग को जो है प्योर यहाँ से प्री रिकॉर्डिंग होने लगा। अब जो है सॉन्ग पहले से ही रिकॉर्डिंग होने जाने लगे। रिजल्ट क्या हुआ, यहीं से प्लेबैक सिंगर का जन्म हुआ। और एक्टर क्या हुआ, मैंने पहले भी बोला कि एक्टर फ्री हो जाते हैं, वो सिर्फ अपना एक्टिंग और डांसिंग के लिए जो है। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, प्रॉब्लम ये था, हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जब 1947 का पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन के बाद मास माइग्रेशन हो रहा था, है ना। बड़ी तादाद में लोग जो है शिफ्ट हो रहे थे इंडिया के एक रीजन से दूसरे रीजन में। फिर यहाँ से आर्टिस्ट को क्या हुआ कि अपने जॉब की चिंता हुई, जॉब खोजने लगा, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सवाल था उनका। फिर उसके बाद वो लोग बॉम्बे आते हैं और यही लता जी और आशा जी भी बॉम्बे आते हैं उसी समय जो है, और ये लोग मुंबई आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री यहीं से जो है बूम होती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक, उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग ने और क्या दिया, देखो प्लेबैक सिंगिंग ने एक चीज़ और दिया, जेंडर वर्सेस इमेज, मतलब जेंडर और इमेज का रोल, ये रोल बिकम्स इंपॉर्टेंट, जेंडर और इमेज का रोल। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेबैक सिंगिंग ने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, है ना, नॉट ओनली म्यूजिक, इट सेव द आइडिया ऑफ सोसाइटी के आइडियाज को भी इसने सेव किया। कैसे, अब क्या हुआ कि सिनेमा में दो फीमेल फिगर आने लगी, दो फीमेल इमेजेस बनी, प्योर हीरोइन, उसके बाद बोल्ड वैम ऑब्लिक कैबरेट डांसर, है ना। इसमें क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भाई वॉयस का डिवीजन हो गया, आवाज़ अलग हो गई। जैसे एग्जाम्पल, लता जी अपने इनोसेंस और प्योरिटी के लिए जाने लगी, अपने इनका जो सॉन्ग था वो इनोसेंस और प्योरिटी के लिए जाने लगा। उसके बाद आशा भोसले जी के जो सॉन्ग थे वो बोल्ड, एनर्जेटिक और सिडक्टिव रोल्स के लिए जाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉयस से क्या हुआ, कैरेक्टर रिकॉग्नाइज हुआ, है ना। इस वॉयस ने क्या हुआ कि अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग जो है कोटेशंस में जन्म दिए। ठीक,
अब उसके बाद जो है आशा भोसले जी के बारे में समझेंगे कि इन्होंने सिस्टम को कैसे चेंज किया। देखिए आशा जी इनिशियली शैडो में थे, छत्र छाया में थे, लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज की। जब सॉन्ग्स दूसरे सिंगर नहीं लेते थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। कौन से सॉन्ग? कैबरेट सॉन्ग, क्लब सॉन्ग, डांस नंबर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन तीनों टाइप्स के जो सॉन्ग थे इन्होंने धीरे धीरे इनकी आइडेंटिटी को सेव किया। किसके? आशा भोसले जी के। इनकी वॉयस को लोगों तक पहुंचाना शुरू होने लगा। फिर यहीं पे मुलाकात होती है, या इनके लाइफ का बोला जाए कि एक टर्निंग पॉइंट आता है आर.डी. बर्मन जी से कोलैबोरेशन। यहाँ से कोलैबोरेशन जी ने जो है आशा जी के शेप को, आशा जी के वॉयस के शेप को प्योरली जो है री इन्वेंट कर दिया, है ना। यहाँ से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, 3-4 चीज़ें यहाँ से आई। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनर्जेटिक स्टाइल। ये 3 चीज़ से आशा जी ने अपने आप को इन तीनों टर्म्स में बदला खुद को। और वो सिर्फ वैम्प वॉयस नहीं रही, वो बन गई वॉयस ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया की आवाज़, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो पास्ट कॉलोनियल इंडिया की मॉडर्निटी प्लस वेस्टर्न कल्चर्स का बैलेंस इन्होंने आशा जी ने जो है क्या हुआ रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो आशा भोसले जी सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक कल्चरल फोर्स भी थे। आप ये बोल सकते हैं कि वो सिंगर नहीं थी, वो एक कल्चरल रिवोल्यूशन भी थी। उन्होंने क्या दिखाया कि भाई वुमन बोल्ड भी हो सकती है, वुमन एनर्जेटिक्स भी हो सकती है, वुमन एक्सप्रेसिव भी हो सकती है, और विमेन क्या हो सकती है, वर्सेटाइल्स भी हो सकती है। और प्लेबैक सिंगिंग के थ्रू ही आशा जी ने क्या हुआ, अपने आइडेंटिटी को का डिवीजन किया, फिर वहीं से उसका ब्रेकडाउन भी हुआ, है ना। तो आज के हमने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या सीखा कि भाई प्लेबैक सिंगिंग क्या है, इंडिया का यूनिक सिनेमेटिक इनोवेशन है। टेक्नोलॉजी और माइग्रेशन और कल्चर, इसने क्या हुआ, प्लेबैक सिंगिंग ने इस सारी चीज़ों को बदल डाला, सेव कर दिया। और आशा भोसले जी ने इसे क्या हुआ, रीडिफाइन, री इन्वेंट और री स्ट्रेटेजाइज किए इन्होंने। और उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने इंडियन सिनेमा की आवाज़ बदल दी, है ना। तो यहीं पे मैंने वो लाइन लिखी थी, स्क्रीन पर चेहरा बदलता रहा लेकिन आवाज़ हमेशा अमर रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हम मिलेंगे यूपीएससी की अगली श्रृंखला में कोई और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल को सुनते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी एक किसी अलग कॉन्सेप्ट और किसी अलग करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।